आदाब। 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में 600 के करीब देसी रजवाड़े थे, जिसको राजा, महाराजा, नवाब, महारावल नाम के जो हाकिम थे वो रूल किया करते थे। अकेले राजस्थान में ही दर्जनों रियासतें थीं। उसमें से एक रियासत थी जयपुर के साउथ में करीब 95 किलोमीटर दूर, उसका नाम था टोंक, और टोंक एक नवाबी स्टेट थी। टोंक अपने महलों, अपने ख़ास खानों, अपनी लाइब्रेरीज़ वगैरह के लिए तो मशहूर थी ही, लेकिन वहाँ के जो साहबजादे थे यानी जो शहज़ादे थे, उनके अजीब व गरीब किस्से भी टोंक को बहुत ही दिलचस्प एक प्रिंसली स्टेट बनाया करते थे। कहते हैं नवाब साहब टोंक के एक साहबजादे थे जो उनके बहुत ही दिलपसंद थे, और उनकी 14 बरस की उम्र में अपनी कज़न सिस्टर से जो 13 बरस की थी उनसे शादी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते भी थे। साहबजादे साहब प्रिंसेस कॉलेज जो है अजमेर का यानी मेयो कॉलेज, उसमें तालीम हासिल कर रहे थे। उसी दौरान 13 बरस की उन्नई बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से गुजर गईं। उनके गम में 14 साल के साहबजादे जो थे वो बिल्कुल अपना जिसको कहना चाहिए आपा खो बैठे और दुनिया से बिल्कुल बेजार हो गए, और हर वक्त या तो महल में अपने को बंद रखते थे और कभी निकलते भी थे तो बंदूक लेके शिकार के लिए। एक दिन ऐसे ही शिकार पर साहबजादे साहब निकले। उनके साथ पूरा अमला नहीं था, क्योंकि जब ये रजवाड़े के लोग या राजा महाराजा जब शिकार पे जाते थे तो उनके साथ हकवा लगाने के लिए लोग होते थे, बाजा बजाने वाले, मशालें लेके घूमने दौड़ने वाले, ताकि जानवरों को हकाया जा सके। तो वो सब कुछ नहीं था अमला उनके साथ, सिर्फ एक राजपूत था और साहबजादे थे। साहबजादे जंगल से गुजर रहे थे कि सामने एक पहाड़ी सी थी, टीला सा पहाड़ी सा, कि राजपूत ने कहा साहबजादे जीप को रोकिए। इन्होंने रोक दी और वो कूद के गया और उसने उस टीले के नीचे डकिन कर लिया, झुक गया, और उसने वहीं से कहा साहबजादे गोली चलाइए। साहबजादे का निशाना बहुत अच्छा था। इन्होंने धाए से जो गोली मारी तो मालूम उधर से शेर इन पर छलांग लगा रहा था और इधर से उनकी गोली चली। आप समझ सकते हैं कि उस गोली का इम्पैक्ट क्या हुआ होगा। शेर के माथे पर गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया। दोनों ने मिलकर उस शेर को जीप में लादा और महल में ले आए। महल में बहुत खुशियां थीं कि साहबजादे आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, आज इन्होंने एक शेर मारा है। और साहबजादे साहब ने ये वाक़या अपनी वालिदा जो बड़ी बेगम साहब थी टोंक से, उनसे बयान किया कि साहब इस राजपूत ने हमको आज बचाया भी शेर से और हमसे ये शिकार भी कामयाब करवाया। बेगम साहिबा ने राजपूत को महल में तलब किया, उसको बहुत इनाम इकराम दिए, कोई छोटी सी जागीर भी दी। राजपूत के तो बारे न्यारे हो गए। खैर उसके बाद से 87 बरस तक साहबजादे साहब हयात रहे और वो ये किस्सा हर एक को सुनाते थे और उससे एक ही सवाल पूछते थे कि बताइए इनाम राजपूत को मिलना चाहिए था या मुझको। और 7000 लोगों को तकरीबन उन्होंने वाक़या सुनाया था और सभी ने यही कहा था कि इनाम राजपूत को मिलना चाहिए। जो ये जवाब देता था उसको वो तस्लीम करते थे और कहते थे आप बहुत समझदार आदमी, आप बहुत अच्छे आदमी। हमारी वालिदा का भी यही फैसला था। इन्हीं साहबजादे साहब के तमाम अजीब व गरीब जो शौक़ थे उसमें से एक ये था कि मुख्तलिफ़ ज़बानों को बोलना। ये अलग अलग ज़बानों पर उबूर रखते थे, उसके माहिर थे। अंग्रेज़ी तो बोलते ही थे, उसके अलावा बहुत अच्छी हिंदी, फ़ारसी, उर्दू तो इनकी अपनी मादरी ज़बान थी, और इटालियन, फ्रेंच, जर्मन और रशियन भी बोल सकते थे। और इनके हर ज़बान के लिए ख़ास दिन मुकर्रर था, यानी अगर ये संडे के दिन इंग्लिश बोलेंगे तो मंडे के दिन फ्रेंच बोलेंगे, ट्यूसडे को इटालियन बोलेंगे। इस तरह से इनके दिन मुकर्रर थे। शहर में एक आदमी नया नया रईस हुआ, उसने सोचा कि अब थोड़े से एटिकेट्स वगैरह सीखे जाएं और कुछ मैनर्स वगैरह जो रईसों के होते हैं, लिहाजा उसने इनके आना शुरू कर दिया। ये हर एक से मिलते थे अपनी लाइब्रेरी में, जिसमें हज़ारों किताबें थी। ये अपनी लाइब्रेरी में बैठते थे और वहाँ लोग आके इनसे मुलाकात करते थे। वो शख्स भी आया और उसने 2-4 दिन इनकी सोबत इख्तियार की, और उसके बाद एक दिन उसने देखा कि इनकी मेज़ के ऊपर, सेंटर टेबल के ऊपर कुछ दवाएँ रखी हुई हैं। तो एकदम से उसने नई नई अंग्रेजी सीखी थी, कहना बुलेट्स बुलेट्स, व्हाट आर दीज बुलेट्स फॉर। बस साहबजादे साहब चीखने लगे वेयर आर द बुलेट्स, वेयर आर द बुलेट्स, और अंदर गए और दौड़ के अपनी वो पुरानी शाही बंदूक ले आए। वो बंदूक उन 1000 बंदूकों में से एक थी जो किसी यूरोपियन कंपनी ने सिर्फ इंडियन प्रिंसेस के लिए बनाई थी। लेके खड़े हो गए, कहाँ है बुलेट बुलेट। तो उसने कहा ये है, उसने कहा नो दीज आर नॉट बुलेट्स, दीज आर पिल्स, मेडिसिन। और उसके बाद साहब उस बेचारे को बिठाया और सुबह से शाम तक यही कहलाते रहे, उससे पढ़वाते रहे, दीज आर नॉट बुलेट्स, दीज आर मेडिसिन पिल्स, दीज आर नॉट बुलेट्स, मेडिसिन पिल्स। शाम होते होते वो बेचारा हलकान हो गया ये पहाड़ा पढ़ते पढ़ते।
फिर जब वो गया तो फिर कभी इनके पास वो मुलाकात के लिए वापस नहीं आया। 1947 में जब तमाम देसी रियासतें जो थीं वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो गई थी, जम हो गई थी, तो उसके बाद इनको प्रिवी पर्सेस दिए गए थे। तो बहुत से ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया था। तो लोगों ने इनको भी राय दी, इन साहबजादे को, कि आप क्यों नहीं कोई बिजनेस करते हैं। इन्हें सोचा क्या बिजनेस करें, तो मालूम हुआ कि साहब होटल खोल लिया जाए, और होटल शहर के महल में नहीं बल्कि शहर से दूर जो इनकी शिकारगाह थी एक ऊंचाई पर, वहाँ पर महल बनाया जाए। खैर बैंक से उसके लिए लोन भी लिया गया। उस ज़माने में यानी 50 बरस 60 बरस पहले करीब 4 करोड़ रुपए का लोन बहुत बड़ा अमाउंट होता था। वो लोन भी ले लिया गया, और साहब मालूम हुआ फ्रेंच आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, और यूरोप से, इंग्लैंड से इंटीरियर डिज़ाइनर्स आ रहे हैं का फर्नीचर ऐसा होगा। सेवॉय होटल जो है लंदन का, जो जिसमें राजे रजवाड़े रुकते थे इंडियन, सेवॉय में ही रुकते थे, और रिट्स के जैसी फर्निशिंग होगी, ये वगैरह वगैरह सारे इंतज़ाम। रोज़ यूरोपियंस आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसी में सारे पैसे ख़त्म हो गए। जो आखिरी बेचारा आया था इंटीरियर डिज़ाइनर, वो कहिए अपना वापसी का रिटर्न टिकट लेके आया था, वरना तो वो चौरी बाजार में खड़ा अपने टिकट के लिए पैसे मांग रहा होता। आखिर में वो शिकारगाह कोई होटल तो नहीं बन पाई। दोस्तों ने इनको राय दी कि क्यों ना इसको एक बैंक्वेट हॉल बना लिया जाए, जयपुर में बहुत शादियां होती हैं, लोगों को हम प्रमोट करेंगे, कोई यहाँ आके शादियाँ किए। एक कोई मारवाड़ी सेठ साहब थे, उनको लोग लाए जो उस ज़माने में इवेंट मैनेजर्स वगैरह की तरह के लोग होते होंगे, वो उनको लाए और कहा कि साहब इस शिकार घर में शादी करो। उसको बहुत अच्छा लगा, जो कुछ भी था वो पूरी तरह मुकम्मल तो था नहीं जगह, लेकिन उसको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा साहब शादी होगी यहाँ। इनसे पूछा भाई कितना रुपये पर हेड आप खाने का लेंगे, तो इनको हिसाब किताब तो आता नहीं था, कभी हिसाब किया ही नहीं था, हमेशा पैसे बांटे थे लोगों को। किसी से पूछा तो उसने कहा 750 रुपये कह दीजिए पर हेड खाने के लिए, वेजिटेरियन होगा। उस ज़माने में 750 भी बहुत होते थे। खैर उसने पूरा एडवांस इनको पेमेंट कर दिया। उसके बाद वो चला गया बारात से। 2-3 दिन पहले आया, देखा सजावट थी। इधर मालूम हुआ कि बारात से 4 दिन पहले साहबजादे साहब के यहाँ जो है वो जीपों में लद के मेवे आ रहे हैं, बोरियों में किशमिश, अखरोट, बादाम और पिस्ते और मालूम कौन कौन सी लवाजमात सब आ रही हैं उसके लिए। और नागौर जगह है जहाँ का दूध बड़ा मशहूर है राजस्थान में, वहाँ से जीप में लद के खोया आ रहा है साहब। और लखनऊ से बोरची मंगाए गए, अलीजान बोरची यहाँ से गए, और वो बैठे मुस्कुरा रहे हैं साहब। वो मालूम खाना पकना शुरू हुआ तो खाने में पक्का क्या, खीर पक्की, और वो शाही खीर थी। वो साहबजादे साहब कह रहे थे ये वो खीर है जो हमारे दादा अब्बा मरहूम कोई जंग जीत के लौटे थे तो उन्होंने इस तरह खीर पकवाई थी और खाई थी। तो वो शाही खीर जो थी उसमें सारे पैसे लग गए। अब जब बारात आने का मौका हुआ तो वो बेचारा जो सेठ था वो आया, उसने कहा साहब यहाँ खाना कहाँ है। देखा कि जो डाइनिंग जो सेट जो अरेंजमेंट था उस पर बोल रखे हैं और थोड़े से कुछ स्नैक्स हैं और बाकी सब खीर। तो उन साहबजादे के पास दौड़ता हुआ आया कि साहबजादे साहब ये क्या किस्सा। उन्होंने कहा इस खीर को तुम चख के तो देखो ज़रा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये शाही खीर है, 500 रुपये पर प्लेट पर प्याला तो ये खीर हो गई, बाकी जो 250 बचे थे उसके ये स्नैक्स हैं। ये सुनना था कि साहब वो बेचारा मारवाड़ी सेठ धाड़े मार मार कर रोने लगा, अरे खाना आया क्यों नहीं, मुझे तो पहले ही मालूम था कि साहबजादो पूरो गेलो है, और पीट पीट कर रोने लगा। खैर उसके जो रिश्तेदार थे और साहबजादे साहब के जो कारिंदे थे उन्होंने सब उसको समझाया, और हाईवे के जितने ढाबे वाले थे उनसे दालें जमा की गई और फिर पूरियाँ पकवाई गई और बारात रुखसत हुई। रोते पीटते खैर वो अपने घर गया। जैसे ही बारात रुखसत हुई वो बेचारा मारवाड़ी सेठ बेहोश हो गया। वहाँ उसका बीपी इतना लो हुआ, उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, भर्ती हुआ वहाँ। खैर इतनी देर में साहबजादे साहब को ख्याल आया कि इनकी इस हरकत की वजह से उसकी बेइज्जती भी हुई है और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उसकी लड़की की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो सकती है। लिहाजा ये सॉरी फील करने के लिए उसके पास अस्पताल पहुंच गया और ब्रीचेस में और हाथ में हंटर लिए हुए जैसे ही उसके सामने पहुंचे उसने आंखें अभी खोली थी बेहोशी से, कहने कहा आई एम सॉरी, बस वो इनको देखते ही फिर बेहोश हो गया। हमारी अब तक की बातचीत को सुनकर आप हजरात जरा सा हैरत में होंगे कि आखिर आज ये राजस्थान की टोंक के साहबजादों की बातें क्यों कर रहे हैं, तो अब तक लखनऊ के किस्से सुनाते थे। वजह यह है कि हमारी ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा यानी करीब 17-18 बरस राजस्थान में गुजरे हैं, खुसूसन जयपुर में। और ये वाक़यात और ये किस्से हमको टोंक के एक साहबजादे ने ही सुनाए हैं। लिहाजा ये कितने सच हैं कितने अफसाने हैं, इसका जो भी अजाब सवाब है वो उन्हीं की गर्दन पे होगा। लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, रामपुर, इलाहाबाद वग़ैरह के लोगों में ये बहस हमेशा छिड़ी रहती है कि किसकी शीरमाल बेहतर है।
लखनऊ के अलावा लखनऊ वाले उनकी शीरमाल को कहते हैं ताफ्तान या बाकर खानी भी कहा जाता है उसको। असल में वो बाकर खानी है नहीं। बाकर खानी की शुरुआत न दिल्ली में हुई, न हैदराबाद में हुई, न रामपुर और बरेली में हुई, बल्कि बाकर खानी की शुरुआत मुगलिया दौर में ढाका में हुई थी, जो अब बांग्लादेश में है। वहाँ एक सिपह सालार हुआ करते थे आगा बाकर खान। उनका इश्क हो गया खानी बेगम नाम की किसी खातून से, और वो उनके इश्क में बुरी तरह मुब्तला थे, और उसमें कोई शहर का कोतवाल भी बीच में आ गया, एक लव ट्रायंगल बन गया। उसके बाद खानी बेगम जो थी वो बेचारी दुनिया से जाती रही, उनका शायद कत्ल हो गया था। उनके फिराक में आगा बाकर खान बहुत परेशान रहते थे, और उन्हीं ने एक रोटी ईजाद की जिसका नाम उन्होंने रखा बाकर खानी, यानी खानी बेगम वाली रोटी, जो आज भी ढाका में पकती है। वो बिल्कुल ऐसी दिल्ली वाली शीरमाल जैसी होती है, और उसको सुखा भी कहते हैं, शुखा जिसको कहते हैं बांग्ला में, लोग उसको शुखा भी कहते हैं, और सुबह नाश्ते में खाई जाती है। उसको बाकर खानी कहते हैं। लेकिन लखनऊ की बाकर खानी इन बाकर खानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ना सूरत में वैसी है, ना मज़े में वैसी है। लखनऊ की बाकर खानी जो है वो असल में जो ऑर्डनरी लखनऊ की पीली रोटी वाली शीरमाल होती है, नरम वाली, उसका फैमिली साइज़ है, बहुत बड़ी सी शीरमाल, और ये आपको आम तौर पे इस्तेमाल में मिलेगी नहीं। या तो हुसैनाबाद ट्रस्ट जो रॉयल ट्रस्ट है उसके मुहर्रम के हिस्सों में मिलेगी इतनी बड़ी बाकर खानी, या नज़ो न्याज में इसका इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत की किसने थी? लखनऊ में इस शीरमाल को, फैमिली साइज शीरमाल को बाकर खानी क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत नवाब बाकर अली खान शीश महल, जो शीश महल के नवाब थे, उन्होंने की थी। हमें बहुत मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है। और नवाब बाकर अली खान शीश महल कौन थे? यानी ग्रेट ग्रैंडफादर थे नवाब इब्राहिम अली खान शीश महल साहब के। तो कभी आपसे कोई दिल्ली वाला कहे कि बाकर खानी और शीरमाल, तो कहिएगा इन दोनों चीज़ों का कोई मुकाबला नहीं है। हमारी बाकर खानी तुम्हारी बाकर खानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलते चलते कई एपिसोड्स के बाद आज एक मरतबा फिर जिक्र कुछ मुहावरों का। आज का मुहावरा है, लौंडी ने सीखा सलाम, न सुबह देखी न शाम। इस मुहावरे का मतलब यह है कि जो लोग, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते हैं नया मुसलमान ज़्यादा प्याज खाता है, यानी जो लोग नए नए किसी चीज़ में शामिल हुए होते हैं या नए नए रईस हुए होते हैं, कुछ नई नई बातें सीखी होती हैं, तो उनको इस बात की तमीज़ नहीं होती है शुरू में कि इस बात को कहाँ कहना है। वो नई सीखी हुई आदत, नई सीखी हुई बात को कहीं भी कह देते हैं, कहीं भी उसको बरत देते हैं। तो इसलिए ये मजाकन कहा जाता है कि लौंडी ने सीखा सलाम, न सुबह देखी न शाम, और इस आदत से हम सबको गुरेज करना चाहिए। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस प्रोग्राम को देखते रहें, इन एपिसोड्स को अपने दोस्तों से शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उनको फ़ौरन नोटिफिकेशन अगले वीडियोस के मिलते रहें। आप सब महफूज रहें, सेफ रहें, इसी दुआ के साथ इजाज़त लेते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू, एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।